हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अवधेश कुमार दुबे, कमला नेहरू भौतिक एवं सामाजिक विज्ञान संस्थान सुल्तानपुर से। स्टूडेंट्स, हमारे आज के चर्चा का विषय है भारतीय राष्ट्रीय आय, इंडियन नेशनल इनकम। स्टूडेंट्स, बहुत सारे अर्थशास्त्रियों ने, बहुत सारे विद्वानों ने, बहुत सारे यूट्यूब चैनल बनाने वालों ने राष्ट्रीय आय के बारे में बहुत सारी अलग अलग चर्चाएँ की हैं और उन चर्चाओं को देखा जाए तो कई सारी जटिलताएँ देखने को मिलती हैं। राष्ट्रीय आय का अध्ययन मूलतः दो प्रकार से होता है, एक तो सैद्धांतिक रूप से और दूसरा राष्ट्रीय रूप से। सैद्धांतिक रूप में जहाँ हम ये पढ़ते हैं कि राष्ट्रीय आय गणना होती क्यों है, इसकी विधियाँ क्या हैं और उससे जुड़े हुए तमाम अध्ययन, तो वो एक अलग सेगमेंट है, इसको हम थ्योरेटिकल एनालिसिस कहते हैं, इसको हम थ्योरेटिकल अप्रोचेस कहते हैं। और दूसरा अप्रोचेस हमारा है जिसमें हम किसी देश के राष्ट्रीय आय के बारे में आंकड़ों की चर्चा करते हैं। तो हम इस लेक्चर में भारतीय जनसंख्या से जुड़े हुए, भारतीय परिप्रेक्ष्य से जुड़े हुए, भारतीय आय, राष्ट्रीय आय के बारे में हम चर्चा यहाँ करेंगे। यहाँ पर हम सैद्धांतिक अप्रोच की चर्चा नहीं करेंगे। सैद्धांतिक अप्रोच की चर्चाओं के लिए हमारा एक और वीडियो आपके सामने पहले से ही उपलब्ध है, आप उस वीडियो के द्वारा सैद्धांतिक अप्रोच के बारे में चर्चाएं कर सकते हैं। छात्रों, भारत के राष्ट्रीय आय गणना से संबंधित आंकड़े देने से पहले या उसके बारे में विश्लेषण करने से पहले हमें इसके इतिहास पर थोड़ा ध्यान देना होगा कि भारत का राष्ट्रीय आय गणना का इतिहास क्या है। जो लिखित प्रमाण मिलता है उस प्रमाण के अनुसार भारतवर्ष में सबसे पहले राष्ट्रीय आय गणना का अनुमान 1868 में 1868 में दादा भाई नौरोजी के द्वारा लगाया गया था। उनके अनुसार उस समय भारत में प्रति व्यक्ति की जो आय है वो राष्ट्रीय आय 20 रुपये वार्षिक थी। इसके बाद जो इतिहास में मिलता है वो 1899 में विलियम डिगबोई के रूप में मिलता है। 1911, 1922 में फिंडले सिराज ने भी भारत के राष्ट्रीय आय गणना के बारे में कुछ आंकड़े कलेक्ट किए थे। 1921 में प्रोफेसर शाह और खम्बाटा ने भी राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था। ये सभी अनुमान भारत के आज़ादी से पहले थे, भारत की स्वतंत्रता से पहले थे, तो इस नाते इस अनुमान का वर्तमान अध्ययन में कोई बहुत विशेष महत्व नहीं है। एक वैज्ञानिक का नाम आता है, वैज्ञानिक विश्लेषण का नाम आता है प्रोफेसर BKRB राव का। उस समय भारत के सबसे बड़े आर्थिक सर्वेक्षण के ज्ञाता थे, जिन्होंने 1925 में और पुनः 1931 में, 1925 में और 1938 में भारत के राष्ट्रीय आय से जुड़ी हुई वैज्ञानिक विश्लेषण को प्रस्तुत करने का काम किया था। अच्छा, इनके पहले जो विलियम डिगबोई थे और जो प्रोफेसर फिंडले सिराज थे या प्रोफेसर शाह थे, प्रोफेसर खम्बाटा थे, इनका जो भी अध्ययन था छात्रों, ये आर्थिक विश्लेषण था। इन्होंने वैज्ञानिक रूप से उस राष्ट्रीय आय गणना के बारे में विश्लेषण नहीं किया था। और प्रोफेसर BKRB राव का जो विश्लेषण था उसमें आर्थिक के साथ साथ वैज्ञानिक विधियों को भी सम्मिलित किया गया था। वैज्ञानिक विधियों से आशय है छात्रों, यहाँ पर राष्ट्रीय आय में दोहरी गणना क्यों ना हो जाए या राष्ट्रीय आय की गणना के लिए कौन सी विधि अच्छी होगी, तमाम विधियों की विश्लेषण के बारे में जो उस समय वैश्विक स्तर पर चल रही थी, वैश्विक स्तर पर जिसकी चर्चा हो रही थी, उसी विश्लेषण के बारे में इन्होंने उसका एक सैद्धांतिक अप्रोच प्रस्तुत किया था। तो ये स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले भारत के राष्ट्रीय आय गणना की विधियों की चर्चा है। अब हम चर्चा करेंगे भारत के आज़ादी के बाद का जो स्टेटस है, जो भारत की आज़ादी के बाद का राष्ट्रीय आय गणना का इतिहास है। छात्रों, भारत के आज़ादी के बाद राष्ट्रीय आय गणना के इतिहास पर हम चर्चा करें तो 1949 में एक राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया था। इस समिति की अध्यक्षता प्रोफेसर PC महालनोबिस कर रहे थे। ये PC महालनोबिस एक बड़े आर्थिक विद्वान हैं, जिनके बारे में चर्चा भारत के योजना आयोग में भी है, जो हमारी पंचवर्षीय योजना चली है उसमें भी इनका योगदान है। नेहरू महालनोबिस मॉडल के रूप में आपने पढ़ा होगा। इस समिति में प्रोफेसर BKRB राव, जिनकी चर्चा मैंने अभी आपके साथ की, एक विद्वान थे, वैज्ञानिक विद्वान थे, वैज्ञानिक अप्रोच वाले विद्वान थे ये, और प्रोफेसर गॉडगिल जो टैक्सेशन के बड़े अच्छे जानकार थे, ये दोनों इस समिति के अध्यक्ष के रूप में, सदस्य के रूप में कार्य कर रहे थे। इसी समिति को भारत के राष्ट्रीय आय गणना के लिए सबसे पहले स्थापित किया गया था, जिसे 1950 में प्रोफेसर महालनोबिस की अध्यक्षता में राष्ट्रीय प्रत्यक्ष सर्वेक्षण के लिए इसका कह सकते हैं आप नियंत्रण किया गया, इसको ऑथराइज किया गया। इसी समिति का नाम आज बदल करके NSO रख दिया गया है। NSO नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में ये समिति अब कार्य करती है। छात्रों, 1951 से 1954 तक भारतीय राष्ट्रीय आय का अनुमान इस समिति ने लगाया था। इसके बाद केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, भारत के राष्ट्रीय आय गणना का अब अनुमान लगाता है। वर्तमान समय में यही संस्था राष्ट्रीय आय गणना के लिए
जिम्मेदार है और सारे आंकड़ों की प्रस्तुतिकरण CSO कहता है। आपने सुना भी होगा कि CSO का आंकड़ा क्या है। तो CSO का आंकड़ा मतलब कि सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन के आंकड़े की बात की जा रही है। यह संस्था छात्रों केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के अंतर्गत कार्य करता है, जो सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय का एक भाग है। वर्तमान समय में जो भी हमारे पास आंकड़े दिए जा रहे हैं, वर्तमान समय में जो भी हमारे राष्ट्रीय आय गणना के आंकड़े प्रस्तुति करने की बात है, वो समस्त आंकड़े इसी CSO के द्वारा दिया जाता है। ये भारत सरकार का केंद्रीय सांख्यिकीय इकाई है, जिसके आंकड़े को हम भारत का ऑथेंटिक आंकड़ा या कह सकते हैं उपयुक्त आंकड़ा या प्रमाणित आंकड़े के रूप में हम मानते हैं। छात्रों, अब हम चर्चा करते हैं कि विभिन्न योजना काल के दौरान, विभिन्न योजनाओं के दौरान, जो पंचवर्षीय योजनाएं हमारे यहाँ चली हैं, उस योजनाओं के दौरान भारतवर्ष में राष्ट्रीय आय गणना में भारत की आर्थिक विकास का स्तर क्या प्राप्त हुआ है। ये आर्थिक विकास का मतलब हम NI की बात कर रहे हैं, NDP की बात कर रहे हैं, नेशनल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, जो भारत के योजनाओं के दौरान भारतवर्ष में प्राप्त हुआ है। छात्रों, पहली पंचवर्षीय योजना और दूसरी पंचवर्षीय योजना की अगर मैं आपसे बातें करूं, तो भारत का जो कुल राष्ट्रीय विकास दर है वो 4.2% के रूप में प्राप्त हुआ था। तीसरी पंचवर्षीय योजना में यह घट करके 2.6% हो गया, क्योंकि तीसरी पंचवर्षीय योजना में हमने बहुत सारे हैवी इन्वेस्टमेंट किए थे, बहुत सारे हैवी सेक्टर्स पर इन्वेस्टमेंट किया था, जिससे हमारा जो प्रोडक्टिविटी है वो हमारी गिरी थी और उस दौरान हमारे निवेश से ज़्यादा हमारा उत्पादन नहीं हो पाया था। चौथी पंचवर्षीय योजना में यह विकास दर थोड़ा सा सुधरा, 2.6% जो तीसरी पंचवर्षीय योजना में थी छात्रों, उससे बढ़कर के 3.2% के स्थान पर पहुंचा। इस जो सबसे न्यूनतम विकास दर है, इस विकास दर को इंडस ग्रोथ रेट भी कहते हैं, जो भारत का सबसे अभी तक के विकास दर के जो पैरामीटर में सबसे छोटा पैरामीटर, सबसे कम विकास दर की प्राप्ति हुई है। छात्रों, तीसरी और चौथी पंचवर्षीय योजना के बीच में आपको मालूम होगा, जब पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में हमने आपसे चर्चा किया था, तो उस दौरान मैंने आपसे बताया था कि 3 साल का एक वर्षीय योजना चलाई गई थी, 3 वार्षिक योजना चलाई गई थी, क्योंकि उस समय हमारे सरकार के पास इतना वित्त नहीं था। कुछ राजनीतिक भी कारण थे, कुछ आर्थिक भी कारण थे, उन कारणों के कारण हमने अपनी 3 साल पंचवर्षीय योजना को रोक दिया था। तो इस 3 साल की पंचवर्षीय योजना में जो भारत का औसतन विकास दर प्राप्त हुआ था वो 3.7% ग्रोथ रेट प्राप्त हुआ था। अब पांचवी पंचवर्षीय योजना पे आते हैं छात्रों। पांचवी पंचवर्षीय योजना में भारत का जो विकास दर है वो 4.9 की दर से प्राप्त हुआ है। जो ग्रोथ रेट हमारा है वो 4.9% के रूप में प्राप्त हुआ है। छठवीं पंचवर्षीय योजना के बारे में मैं बातें करूं तो 5.4 विकास दर हमें प्राप्त हुई है, 5.4% की विकास दर प्राप्त हुई है। सातवीं पंचवर्षीय योजना में ये विकास दर बहुत थोड़ा सा परिवर्तन इसमें हुआ था, 5.5% के रूप में विकास दर प्राप्त हुई थी। आठवीं पंचवर्षीय योजना में अगर छात्रों में चर्चा करें तो इसमें काफ़ी कुछ विकास दर देखने को मिला है। ये विकास दर 6.7% के रूप में हमें प्राप्त हुआ है। नौवीं पंचवर्षीय योजना में छात्रों में 5.5% के रूप में प्राप्त हुआ है, 5.5% के रूप में प्राप्त हुआ है। 10वीं पंचवर्षीय योजना में यह विकास दर छात्रों हमारा 7.5% हुआ है। 11वीं पंचवर्षीय योजना में यह विकास दर हमारा 7.8% हुआ है। ये कुछ हमारे आंकड़े हैं जो 11वीं पंचवर्षीय योजना तक के रूप में हमें देखने को मिला है। 12वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में अगर छात्रों बात किया जाए तो भारत को जो 12वीं पंचवर्षीय योजना में विकास दर प्राप्त हुई है वो 8% के रूप में प्राप्त हुई है। 8% विकास दर भारत के अब तक के जितनी भी योजनाएं थी उस योजनाओं में एक पंचवर्षीय योजना में सर्वाधिक विकास दर के रूप में दर्ज की गई है। अच्छा, इसके बाद से आपको अंदाजा होगा कि प्लानिंग कमीशन को भंग कर दिया गया और अब भारतवर्ष में पंचवर्षीय योजनाओं का स्थान नीति आयोग ने ले लिया है, जो शतवर्षीय योजनाएं और अलग स्वरूप की योजनाएं बनाती है। तो इस नाते 12वीं पंचवर्षीय योजना तक का लक्ष्य जो है हमें इस रूप में मिलता है कि 12वीं पंचवर्षीय योजना के रूप में हमारा विकास दर की परसेंटेज क्या है, और इसकी बाद की चर्चाएं नीति आयोग की योजनाओं के अंतर्गत अलग से की जाती है। छात्रों, भारत के वर्तमान प्रति व्यक्ति आय या राष्ट्रीय आय से जुड़े हुए आंकड़ों के बारे में अगर अध्ययन किया जाए तो मार्च 2019 में जो वित्त वर्ष हमारा समाप्त हुआ है उस वित्त वर्ष के आंकड़ों को अगर आधार बनाया जाए तो उसमें भारत की राष्ट्रीय आय में 10% की वृद्धि हुई है, जो ठीक उसके पहले वाले वित्त वर्ष 2017-18 में प्रति व्यक्ति आय जहां पर 9,580 रुपये मासिक थी वह अब बढ़ करके 10,534 रुपये मासिक हो गई है। कुछ आंकड़ों के बारे में और मैं चर्चा करूं तो जो सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय है इसके आंकड़े के अनुसार 2019-20 में जो हमारे सालाना राष्ट्रीय आय में वृद्धि हुई है उसके विकास का दर करीब करीब 11.30% है। आंकड़े में ये स्पष्ट होता है कि 2018-19 में जो सालाना राष्ट्रीय आय की दर है और जीडीपी आंकड़े के अनुसार वर्तमान मूल्य पर जो प्रति व्यक्ति आय है उसमें 1,26,406 रुपये ये वार्षिक दर्ज किया गया है।
1,26,406 1,26,406 ईयरली इनकम हमारे प्रति व्यक्ति आय की है। जो मासिक रूप में अगर देखा जाए तो 10,533 रुपये 83 पैसे मासिक आय के रूप में होता है। ये 18-19 का प्रति व्यक्ति आय का आंकड़ा है। 2017-18 में यही आंकड़ा 1,14,958 रुपये था, जो वार्षिक दृष्टि से अगर देखा, जो मासिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो 9,579 रुपये 83 पैसे थे, मतलब 9,579 रुपीज़ 83 पैसे थे। ये हमारा आंकड़ा जो 2017-18 का था, उसमें लगभग 10% की वृद्धि दर्ज की गई है। यह राष्ट्रीय आय प्रति व्यक्ति आंकड़े के रूप में आपके सामने आंकड़ा है। छात्रों, अब राष्ट्रीय आय के बारे में हम आपसे चर्चा करें। प्रति व्यक्ति आय देश की समृद्धि का स्वाभाविक संकेतक होता है। किसी भी देश की अगर प्रति व्यक्ति आय बढ़ रही है तो इस बात का अंदाज़ा लगाया जाता है कि उस देश की राष्ट्रीय आय में भी वृद्धि हो रही है, उस देश की समृद्धि में भी वृद्धि हो रही है, उस देश के आर्थिक संसाधनों में भी वृद्धि हो रही है। वर्तमान मूल्य पर अगर सकल राष्ट्रीय आय के बारे में आंकड़ा आपके सामने रखूँ, GNI पर, ग्रोस नेशनल इनकम पर अगर मैं आंकड़े आपके सामने रखूँ, तो 18-19 में भारतवर्ष में 11.3% की राष्ट्रीय आय में वृद्धि हुई है, जो 2017-18 में 169.10 लाख करोड़ रुपए थी, 169.10 लाख करोड़ रुपए थी। वो अब बढ़ के छात्रों 188.17 लाख करोड़ रुपए हो गई है, 188.17 लाख करोड़ रुपए हो गई है। 2013-14 में छात्रों भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो विश्व के 11वें स्थान पर थी, जो अब सुधर करके 6वें स्थान पर पहुंच गई है। आकलन है कि हम 5वें स्थान पर पहुंच जाएंगे। वर्तमान गवर्नमेंट ने हमारे यहाँ जब से वस्तु एवं सेवा कर प्रणाली GST लागू किया है, तो इससे हमारे अप्रत्यक्ष कर में बहुत सारे आय का स्रोत बढ़े हुए हैं, जो कैस्केडिंग इफेक्ट के नाते जो सरकार को आय नहीं मिलती थी, वह आय अब सरकार को मिलना प्रारंभ हो गई है। तो इससे पूरे देश के बाजार में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आया है। पॉजिटिव इम्पैक्ट का आशा है कि वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमतों में लगातार पहले की तुलना में जो तीव्रतम वृद्धि हो रही थी, उस वृद्धि की दर में तीव्रतम वृद्धि नहीं हो रही है, धीरे धीरे वो गिर रही है। तो अब कीमतों की स्थिरीकरण हो रही है। व्यक्तियों के द्वारा जो संसाधन उत्पादन किए जा रहे हैं, वह वस्तुएं अब सरल कीमतों पर, सस्ती कीमतों पर उपभोक्ता को मिल रही हैं। तो इस नाते उपभोक्ता की आय बढ़ रही है। उद्यमियों को बाजार में ज़्यादा मांग मिलने के नाते अब उत्पादन में भी वृद्धि करने की संभावना है। तो ऑटोमेटिकली इससे जब आय बढ़ रही है, रोजगार भी अवसरों में वृद्धि हो रही है। यह कारण है भारतवर्ष के कुछ राष्ट्रीय आय में वृद्धि होने का, जो 18 से 19 के दौर में देखा जा रहा है। यह भारतीय राष्ट्रीय आय के वर्तमान NI के आंकड़े के रूप में आपके सामने उपलब्ध है। छात्रों, अब मैं जो आंकड़े की चर्चा कर रहा हूँ, ये भारत के स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन के ऑथेंटिक आंकड़े हैं, उसके द्वारा इशू किए गए आंकड़े हैं। इस आंकड़ों के आधार पर भारतीय राष्ट्रीय आय गणना से कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिनके बारे में आपसे चर्चा कर रहा हूँ। पहले मैं स्थिर मूल्यों पर, स्थायी मूल्यों पर मैं चर्चा कर रहा हूँ। यहाँ पर आधार रखा गया है 2011-12 के कीमतों को, बाजार मूल्यों को आधार रखा गया है। वर्ष 2018-19 में स्थिर मूल्यों के आधार पर छात्रों वास्तविक GDP, जो भारत की एक्चुअल GDP है, और सकल घरेलू उत्पाद जो है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्शन की मैं बात कर रहा हूँ, वह 139.52 लाख करोड़ रुपए के स्तर को छू लिया है। 139.52 लाख करोड़ रुपए ये भारत का सकल घरेलू उत्पाद 18-19 के आंकड़ों में प्राप्त कर चुका है। जो 2017-18 में जो आंकड़ा था वो 130.11 लाख करोड़ रुपए था। इसमें करीब करीब आप कह सकते हैं कि करीब 40 लाख करोड़ रुपए की वृद्धि हुई है। यह भारतीय सांख्यिकी विभाग के द्वारा आंकड़े इशू किए गए हैं। इस दौरान छात्रों करीब 6.7% की वृद्धि आ भी गई थी, जो वास्तव में 7.2% प्राप्त हुई है। जो ग्रोथ रेट आकलन किया गया था कि 6.7% की स्थिर मूल्यों पर वृद्धि हमें प्राप्त होगी GDP में, तो वह 7.2% प्राप्त हुई है। अब हम GVA के बारे में चर्चा कर लें, सकल मूल्य वर्धित, मतलब ग्रोस वैल्यू एडिशन के बारे में चर्चा कर लें। बुनियादी मूल्यों पर, इंफ्रास्ट्रक्चरल मूल्यों पर की मैं बातें कर लूँ। वर्ष 2018-19 में जो बुनियादी स्थिर मूल्य थे उनके बारे में 11-12 के मूल्यों पर भी ये भी आकलित है। 128.09 करोड़ रुपए पहुंच गया है। जो 2017-18 के मूल्यों के आधार पर अगर इसकी चर्चा किया जाए तो उस दौरान उसकी तुलना में ये 6.5% आकलन किया गया था, और ये करीब 7.0% का
विकास इस दौरान देखा गया है छात्रों। इन क्षेत्रों में छात्रों अगर देखा जाए तो मूलतः विद्युत, गैस, जलपूर्ति, सेवाएं, निर्माण, विनिर्माण क्षेत्र, लोक प्रशासन, रक्षा, ऐसी सेवाएं इसमें सम्मिलित की जाती हैं। होटल भी इसमें सम्मिलित किया जाता है। ये तमाम प्रकार के व्यावसायिक चीज़ें जो इंफ्रास्ट्रक्चर डिमांड्स हैं, उन चीज़ों को सम्मिलित किया जाता है और इन्हीं क्षेत्रों में विकास काफ़ी हद तक देखने को मिला है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि विगत वर्षों में भारतवर्ष के इंफ्रास्ट्रक्चर रिसोर्सेज में विकास की दर काफ़ी तीव्रतम गति से प्राप्त हुई है। छात्रों और आंकड़ा दिया जाता है भारत के कृषि, वानिकी एवं मत्स्य पालन के क्षेत्रों में, जिसे हम लोग बेसिक क्षेत्र कहते हैं, बुनियादी क्षेत्र आप कह सकते हैं। इस दौरान छात्रों 3.8% की वृद्धि देखने को दर्ज की गई है। अनुमान लगाया गया था कि 2017-18 में अनुमान लगाया गया था कि 2018-19 में और आगे के वर्षों में 3.4% के वार्षिक दर से हमें वृद्धि प्राप्त होगी, जबकि वास्तव में जो अचीव हुआ है वो 3.8% की दर से वृद्धि अचीव हुई है। तो यह भी इस बारे में स्पष्ट करता है कि करीब करीब हमारे यहाँ विकास का जो स्तर है वो तेज़ी से फैला है। हम खाद्यान्न के उत्पादन के बारे में छात्रों चर्चा कर लें तो 2018-19 में जो हमें खाद्यान्न, खरीफ खाद्यान्न प्राप्त हुआ है वो करीब करीब 141.59 मीट्रिक टन प्राप्त हुआ है, मिलियन टन प्राप्त हुआ है। 141.59 मिलियन टन प्राप्त हुआ है, जो 17-18 के आंकड़ों पर अगर आधार माना जाए तो आकलन था कि 140.73 मिलियन टन प्राप्त होगा, 140.73 मिलियन टन प्राप्त होगा। इस आकलन से ज़्यादा हमें प्राप्ति हुआ है, तो यह भी भारत के राष्ट्रीय आय में वृद्धि को प्रदर्शित कर रहा है कि राष्ट्रीय आय जो हमारे आकलित किए गए हैं उससे हमें ज़्यादा प्राप्त हुआ है। छात्रों, जो एक नेगेटिव पॉइंट हमें देखने को मिलता है भारतीय राष्ट्रीय आय गणना में, वह हमें खनन और उत्खनन क्षेत्रों में प्राप्त होता है। वर्ष 2018-19 में खनन और उत्खनन सेक्टर में जो बुनियादी मूल्य थे उनके आधार पर आकलन किया गया था कि वृद्धि हमें 0.8% प्राप्त होगी, किंतु ये वृद्धि हमें निगेटिव प्राप्त हुई है। जो आकलन था उससे भी हमें कम वृद्धि प्राप्त हुई है, 0.62% ही प्राप्त हुई है। 2017-18 में ये वृद्धि 2.9% के दर्ज करने की कोशिश की गई थी। इसीलिए आपने सुना होगा कि भारतवर्ष में कोयले क्षेत्र को या खनन क्षेत्र को जो है अब सरकारी नियंत्रण से प्राइवेट कंपनियों को भी उत्खनन में प्रवेश दिया जा रहा था, लेकिन ये कार्य योजनाएं सफल नहीं रही। भारतवर्ष में कोयला, कच्चा तेल और प्राकृतिक गैसों के उत्खनन में जो वृद्धि, यथेष्ट वृद्धि थी वो हमें नहीं प्राप्त हुई। जो भी आकलन किया गया उस आकलन से हमें हर क्षेत्र में, चाहे वो कोयले का उत्पादन हो, चाहे वो कच्चे तेल का उत्पादन हो, चाहे वो प्राकृतिक गैसों का उत्पादन हो, इस सारे सेक्टरों में हमें वृद्धि करीब करीब 0.7% माइनस हुआ, किसी में 3.6% माइनस हुआ। तो ये कुछ आकलन है जो खनन क्षेत्रों की बात है। अब छात्रों हम आते हैं विनिर्माण क्षेत्र के बारे में, इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र के बारे में, इन्वेस्टमेंट सेक्टर के बारे में मैं चर्चा कर रहा हूँ। इस दौरान भी भारतवर्ष में काफ़ी हद तक वृद्धि देखी गई है। यहाँ भी जो 18-19 के मूल्यों के आधार पर 8.30% वृद्धि रखने का अनुमान दर्ज किया गया था। यह वृद्धि 2017-18 में 5.7% थी। ये आकलन जरूर रखना पड़ेगा, क्योंकि 17-18 के मूल्यों में यहाँ काफ़ी हद तक वृद्धि देखने को मिली है। 17-18 में जो विनिर्माण क्षेत्रों का जो यथेष्ट ग्रोथ था वो 5.7% था, वो 18-19 में 8.3% ग्रोथ प्राप्त हुआ है। लेकिन तत्पश्चात 18-19 के बाद विश्व में आर्थिक मंदी का दौर शुरू हुआ और उस दौरान धीरे धीरे ये ग्रोथ भारतवर्ष में भी कम हुआ है। और जो वर्तमान मूल्यों के वर्तमान आंकड़े के आधार पर कहा जाए तो भारतवर्ष में भी इसका विकास दर 4.1% प्राप्त हुआ है, मतलब काफ़ी कमी आई हुई है। ये खाली भारतीय परिप्रेक्ष्य के कारण ऐसा नहीं है छात्रों, ये जो आंकड़ा है ये भारत के ही नहीं, ये विश्व के हर देशों में इसमें कमी आई है। इस नाते इसका प्रभाव भारतीय अर्थव्यवस्था पर भी पड़ना ही था। भारतीय अर्थव्यवस्था पर भी इसका प्रभाव इसीलिए पड़ा है, बुरी रूप से भारतीय अर्थव्यवस्था का में देखने को मिला है। छात्रों, सबसे अहम जो इशू है वो इस दौरान भारतवर्ष में स्फीति दर में कमी आई है। ठीक है, कीमतों में वृद्धि के कारण हम देखते हैं वस्तुओं में कीमतें बढ़ रही हैं, लेकिन सारा भारत सरकार के टैक्स सुधार या तमाम प्रकार के जो कार्यक्रम अपनाए गए हैं, तमाम प्रकार के जो प्रिकॉशन अपनाए गए हैं, उससे राष्ट्रीय आय गणना में जहां वैश्विक मंदी भी जारी है, उसके बावजूद भी भारतवर्ष में स्फीति कारणों में लगातार कमी आई है, जो भारतीय अर्थव्यवस्था के आंकड़ों के लिए, भारतीय राष्ट्रीय आय गणना के आंकड़ों के लिए बहुत अहम इशू है, बहुत महत्वपूर्ण इशू है। तो ये कुछ आंकड़ा छात्रों हम आपके साथ शेयर कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने चर्चा किया भारतीय राष्ट्रीय आय के बारे में। थोड़ी सी बातों को और एक्सप्लोर करने की मैं बातें करूं, विगत सालों में देखा जाए तो भारतवर्ष की राष्ट्रीय आय गणना में निरंतर वृद्धि हुई है, चाहे वो प्रतिव्यक्ति आय हो, चाहे वो संसाधन की दर से देखा जाए,
चाहे वह संसाधनों की उपलब्धता की दृष्टि से देखा जाए, चाहे वह आधारभूत संरचनाओं की दृष्टि से देखा जाए, चाहे वह परिवहन सुविधा की दृष्टि से देखा जाए, चाहे वह संचार सुविधा की दृष्टि से देखा जाए, चाहे वह सूचना तकनीकी की दृष्टि से देखा जाए, इन समस्त क्षेत्रों में भारत जहाँ पर करीब 21वें, 22वें, 23वें पावदान पर हुआ करता था, 14 से 15 के दशक में, 14 से 15 के वर्षों में ये 10वें, 11वें स्थान पर जहाँ प्राप्त होता था, इन सभी क्षेत्रों में भारत का अब द्वितीय वृद्धि देखने को मिली है। ये करीब करीब 6%, 7%, 6वें स्थान पर, 7वें स्थान पर, 5वें स्थान पर अब स्थापित हो रहा है। तो ये शो करता है, ये इस बात को स्पष्ट करता है कि भारत के राष्ट्रीय आय गणना में, भारत के राष्ट्रीय आय संसाधनों में विगत वर्षों में काफ़ी हद तक वृद्धि देखने को प्राप्त हुई है। काफ़ी हद तक भारतवर्ष ने राष्ट्रीय आय में वृद्धि की है और यही कारण है कि अब आने वाले समय में चाहे IMF हो, चाहे वो वर्ल्ड बैंक हो, चाहे विश्व की जो भी मॉनेटरी इंस्टीट्यूशन है, विश्व की जो भी ग्रोथ रिलेटेड आंकड़े को जारी करने वाली इकाइयाँ हैं, वो समस्त इकाइयाँ कहती हैं कि 21वीं सदी भारत का है। भारतवर्ष में उपभोक्ता की शक्ति के बारे में भी उनका आकलन यह है कि भारतीय बाजार के बढ़ने का कारण यही है कि भारतवर्ष में उपभोक्ताओं की संख्या प्रचुर मात्रा में है और जितना हमारे यहाँ उपभोक्ता है वो समस्त उपभोक्ता हमारे बाजार को एक स्थिरता प्रदान करता है। तो ये स्थिरता भी भारतीय राष्ट्रीय आय के संवर्धन में सहायक है। आप कह सकते हैं कि चाइना से तमाम कंपनियों का अब पलायन भारत की तरफ इसलिए हो रहा है कि भारत उनको एक बड़ा बाजार के रूप में दिखाई पड़ रहा है। तो राष्ट्रीय आय के संवर्धन के कारणों में यह भी एक हिस्सेदारी है। अभी तक देश हमारे चाइना में उत्पादन करते थे, चूंकि वहाँ पर लागतें कम होती थी और लागतों के कम होने के नाते वो देश के अन्य क्षेत्रों में आसानी से या विश्व के और देशों में आसानी से सस्ती कीमतों पर वस्तुएं बेच पाते थे। लेकिन धीरे धीरे हमारी पॉलिसी बदली है। अब हम अपने पॉलिसी के तहत सामान्यतः हम उन कंपनियों को प्रमोट करते हैं जो हमारे यहाँ निवेश करती हैं। हम उन वस्तुओं के ऊपर अब ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। मेक इन इंडिया के बारे में सुना आपने, या ऐसी तमाम योजनाएं हैं जिस योजनाओं से स्पष्ट होता है कि भारत सरकार अब उत्पादन पर ध्यान दे रही है। भारत सरकार इस इकाई पर ध्यान फोकस कर रही है कि हमारे यहाँ उत्पादन प्रमुख हो, जो कंपनियां उत्पादन करती हैं उस कंपनियों पर ही हम ज़्यादा रिलैक्सेशन दें, उन कंपनियों को हम ज़्यादा निवेश करने की परमिशन दें। और यही सारी इकाइयाँ जो है भारतीय राष्ट्रीय आय के वृद्धि के कारणों में से हैं। तो ये पूरा भारतीय राष्ट्रीय आय का एक आकलन था जिसको हमने आपके सामने रखने की कोशिश की है। छात्रों, इस पूरे अध्ययन में हमने देखा भारत के राष्ट्रीय आय की संरचनाओं के बारे में, भारतवर्ष में राष्ट्रीय आय का संवर्धन किस तरीके से हुआ है। अब बात आती है कि राष्ट्रीय आय के संवर्धन में भारत को नए बाजार के रूप में जो स्थापित किया जा रहा है वो उसका इशू क्या है। तो उसके पीछे कारण यह है कि भारतवर्ष में अब संसाधनों के जो विकास का स्तर है वो अब द्रुत गति से बढ़ रहा है, तीव्र गति से बढ़ रहा है। नीति आयोग की जो चर्चाएं होती हैं वो नीति आयोग इसी कारण चर्चा हो रही थी कि योजना आयोग ने भारतवर्ष के कुछ इकाइयों में ही निवेश के बारे में, कुछ इकाइयों में ही प्लानिंग के बारे में चर्चाएं की थी, जबकि नीति आयोग का जो स्तर है, जो नीति आयोग का जो कंसर्न है वो करीब करीब हर सेक्टर्स में उनकी योजनाओं के निर्माण से संबंधित है। तो यह इम्पैक्ट अब दिख रहा है, क्योंकि नीति आयोग 2017 के बाद ही कार्य करना शुरू किया है और अभी इसके बहुत सारे आंकड़े नहीं उपलब्ध हो पाए हैं। तो इस नाते 2017-18 के बाद के आंकड़ों के बारे में चर्चाएं बहुत हद तक नहीं हो पाती हैं अभी तक राष्ट्रीय आय गणना में। संभवतः इसकी चर्चाएं 1 साल 2 साल में जब आंकड़े रिवील होने लगे, जो नए आंकड़े आने लगे, तो उसके बारे में फिर हम आपके साथ शेयर करेंगे। इस लेक्चर के लिए जो भारतीय आय का राष्ट्रीय आय गणना का स्तर था वो यहीं तक चर्चा आपके साथ है। तो ये पूरा का पूरा स्तर हमने आपके साथ चर्चा किया, जिसमें राष्ट्रीय आय के बारे में तमाम बिंदुओं के बारे में आपसे आंकड़ों के साथ मैंने आपसे चर्चा किया। आशा करता हूँ कि ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा और ये आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपरेशंस में आपके लिए सहायक होगा। अगला लेक्चर मैंने आपसे कहा था कि इससे जुड़ा हुआ एक लेक्चर हमारा और पहले ही है, जिसमें हमने राष्ट्रीय आय के सैद्धांतिक पहलुओं के बारे में चर्चा की है। यहाँ हमने आपसे एनआई के बारे में चर्चा की है, यहाँ हम लोगों ने आपसे एनडीपी के बारे में चर्चा की। तो ये वो एनडीपी एनआई क्या है, इसके जुड़ा हुआ एक विश्लेषित अध्ययन, एक विस्तृत अध्ययन आपको सैद्धांतिक रूप में आपको हमारे पहले के लेक्चर में मिला होगा। अगर आपको इस लेक्चर को और विस्तृत समझना है तो आप उस लेक्चर को देखते हुए तब इसके बारे में चर्चा करें। धन्यवाद।